हेलो बच्चों, आज हम शुरुआत करते हैं जो हमारे अध्याय नंबर 1 है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के प्रश्न उत्तर। तो हम यहाँ पर फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के प्रश्न उत्तर सोल्व करते हैं, जिसमें हमारे पास में पहला प्रश्न है कि उचित शब्द छाट करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमारे पास में यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें कुछ खाली स्थान छोड़ा गया है और उन खाली स्थानों को हमें यहाँ से लिखना है। हमें कहाँ से लिखना है? यहाँ से लिखना है। जैसे कि हमने पाठ पूरा पढ़ ही लिया है तो हमें पूरा अच्छे से पता चल गया होगा कि इन खाली स्थानों में यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को हम क्या कहते हैं बताइए? हम कहते हैं उसको फसल। मैंने आपको बताया था, जब एक ही प्रकार के पौधे जब भूमि के बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। जैसे गेहूं की बात करें तो गेहूं अगर बहुत दूरी पर उगाया गया, 1 बीघा के अंदर उगाया गया, तो हम उसको क्या कहते हैं? गेहूं की फसल कहते हैं। अगर ऐसे धान की फसल उगाई जाती है एक जगह पर तो हम उसको धान की फसल कहते हैं। तो जब एक ही प्रकार के यानी एक ही किस्म के पौधे बहुत बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। दूसरा देखिए, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की क्या की जाती है? तो देखो, मिट्टी की क्या की जाती है? तैयारी की जाती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? फसल उगाने से पहले मिट्टी को तैयार करते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ समय तक हमने फसल नहीं उगाया और जो मिट्टी क्या हो जाती है? समतल हो जाती है, और अगर उसमें कोई बीज डालेंगे तो बीज तो ऊपर ही रहेगा, मिट्टी के अंदर तो जाएगा ही नहीं। तो उसको क्या करते हैं? मिट्टी को हम सबसे पहले क्या करते हैं? तैयार करते हैं। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या है? फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी को क्या की जाती है? तैयारी की जाती है। तीसरा देखिए, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर क्या करते हैं? तैरने लगते हैं। जैसा कि हमने उत्तम स्वास्थ्य के बीजों का चयन प्रक्रिया के अंदर देखा था कि कुछ बीज हमने क्या किए कि कुछ बीज क्या किए? मुट्ठी में लेकर के, जैसे मूंग के मान लीजिए, पानी की बड़ी बाल्टी में डाल दिए थे। तो कुछ बीज क्या हुए थे? डूब गए थे, जबकि कुछ बीज क्या हो गए थे? ऊपर तैरने लग गए थे। तो जो ऊपर बीज तैरने लग गए थे हम उनको क्षतिग्रस्त बीज बोल रहे थे। तो देखिए, क्षतिग्रस्त बीज क्या होते हैं? जल की सतह पर क्या करते हैं? तैरने लगते हैं। फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से तथा फसल उगाने के लिए सूर्य का प्रकाश से हमें क्या चाहिए? देखो क्या यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, जबकि हमने सारे ऑप्शन कर ही दिए, तो हमारे पास में 2 ऑप्शन सीधे से बच गए। एक तो जल बच गया, एक पोषक बच गया। तो हम क्या कर सकते हैं? फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से क्या चाहिए? पोषक चाहिए, तथा किसकी आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है। तो हमारे पास में चौथा प्रश्न हल हो गया है कि फसल उगाने के लिए प्राप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से क्या चाहिए? में पोषक तथा जल आवश्यक होता है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। तो देखिए, प्रश्न संख्या जो 2 हमारे इसमें क्या है कि कॉलम हमारे को दिए गए हैं, ए कॉलम, और हमारे को दिया गया है बी कॉलम। हमें क्या करना है? इन दोनों कॉलमों को मिलाना है। अब दोनों कॉलमों को मिलाना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? तो देखिए, खरीफ की जो फसल होती है हमें इस कॉलम को इस कॉलम से मिलाना होता है। इस कॉलम का जो उत्तर होता है हमें उसको मिलाना होता है। जबकि परीक्षा के अंदर हम कैसे लिखते हैं? अगर परीक्षा के अंदर ये प्रश्न आ जाता है हम तो कैसे लिखते हैं? जैसे हम खरीफ की फसल कर रहे हैं तो खरीफ की फसल इसमें क्या होती है? धान मक्का होती है। तो खरीफ की फसल के सामने हम क्या लिखते हैं? धान व मक्का। और अगर मान लीजिए रबी की फसल है तो रबी की फसल क्या होती है? गेहूँ चना मटर। तो हम क्या लिखते हैं? गेहूँ चना मटर। ये तो है परीक्षा में लिखने का तरीका। लेकिन जैसे मान लीजिए हमें सिर्फ यहीं पे मिलाना ही है तो कैसे मिलाएंगे? जैसे खरीफ की फसल है तो खरीफ की फसल क्या होती है? धान मक्का। तो हम इसको इससे मिला देते हैं। खरीफ की फसल क्या हो गई? धान और मक्का। रबी की फसल क्या होती है? गेहूं चना मटर। तो रबी की फसल को किससे मिला दिया? गेहूं चना मटर से मिला दिया है। अब अपने पास में क्या है? रासायनिक उर्वरक। अब रासायनिक उर्वरक हमने पहले ही पढ़ा था, फर्टिलाइजर। तो क्या होता है? यूरिया होता है, सुपर फॉस्फेट होता है, पोटास होता है। तो देखिए, यूरिया सुपर फॉस्फेट कहाँ है? यहाँ पर है। तो ये इसका मिलान चिन्ह हो गया। कार्बनिक खाद जैविक अपशिष्ट खाद होती है जो किससे बनती है? गोबर से, मलमूत्र से बनती है। तो देखिए, गोबर मलमूत्र कहाँ है? ये रहा गोबर मलमूत्र। और ये जो दिया गया है वो एक्स्ट्रा यहाँ पर दिया गया है, जिसकी यहाँ पर नहीं है, पर इसका उत्तर कहीं नहीं आएगा। तो हमने इसको यहाँ पर मिला दिया। अगर आप परीक्षा में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? खरीफ की फसल बराबर, खरीफ की फसल में क्या अपने पास 5वां पॉइंट है तो यहाँ क्या लिख देते हैं? धान
व मक्का, ऐसे करके आप इन सभी का उत्तर लिख देंगे। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्न के दो उदाहरण दीजिए। पहला है खरीफ की फसल और दूसरा है रबी की फसल। जैसे कि हमने अभी देखा था, हमारे पास में पहले ही आ चुका है, खरीफ की फसल में धान और मक्का और रबी की फसल में गेहूं, चना, मटर। अगर मान लो परीक्षा में ये नहीं दिया हुआ हो तो भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो खरीफ की फसल के दो उदाहरण क्या हो गए, उत्तर में क्या लिख सकते हैं, उदाहरण में धान और मक्का, या आप इसको नंबर डाल के लिख सकते हैं 1, और मक्का में क्या जाएगा हमारे पास में, मक्का के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, धान व मक्का। तिल, मूंग, उड़द आदि इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन हमारे पास में यहाँ कितना पूछ रहा है, 2 पूछ रहा है, तो हमने 2 लिख दिया। अब हमें पूछ रहा है रबी की फसल, तो हम क्या लिखेंगे, रबी की फसल के उदाहरण। इसमें क्या लिखेंगे, पहला गेहूं, पहला हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर गेहूं लिख देंगे। हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, गेहूं। दूसरा हम क्या लिख देंगे, चना लिख देंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल है, गेहूं, चना, मटर, सरसों आदि इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन हमारे पास में कितना पूछ रहा है, 2 पूछ रहा है। अगला प्रश्न चौथा क्या है, निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। अपने शब्दों में इनको अपने को थोड़ा थोड़ा इनको समझाना है। तो देखिए जो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास यहाँ दे रखा है, मिट्टी को तैयार करना। तो मिट्टी को तैयार करने के साथ ही आपको जरूर याद आ गया होगा कि सबसे पहला जो चरण पदार्थ था हमने वो क्या था, मिट्टी तैयार करना। तो देखिए इसमें क्या लिखते हैं कि किसान जब फसल उगाने की तैयारी करता है तो वह 7 चरणों से होकर के गुजरता है। उसमें जो सर्वप्रथम पहला चरण होता है वह यही होता है, मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना मतलब मिट्टी को उलट पुलट करना। अगर कोई जगह भूमि समतल है तो हम उसको सबसे पहले तैयार करते हैं, जिससे कि जो बीज है वो आसानी से अंदर चला जाए। तो इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि किसान फसल उगाने से पहले सर्वप्रथम जो पहला चरण अपनाता है वह मिट्टी तैयार करना होता है। मिट्टी तैयार करने के अंतर्गत जो किसान है मिट्टी को उलट पुलट करके पोली बनाता है। पोली बनाने से क्या होता है कि जो बीज है वह आसानी से नीचे चला जाता है। जो बीज की जड़ें है या बीज है जो आसानी से श्वसन कर सकता है, जो जल है पूरी तरह से मिट्टी में चला जाता है, जिससे बीज की जो अंकुरण की क्रिया होती है वह बहुत ही अच्छी होती है। तो मिट्टी को क्या किया जाता है, उलट पुलट किया जाता है। और ऐसे ही यहाँ पर एक परिभाषा बताई थी, जैसा कि आपको याद होगा कि मिट्टी को उलट पुलट करके पोली बनाना क्या कहलाता है, जुताई कहलाता है। जैसे कि पहले के समय में हल चला करके जुताई की जाती थी, मिट्टी को पोली बनाया जाता था। तो ऐसे ही आप अपने शब्दों में यहाँ पर उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा होता है बुआई। बुआई में आप क्या लिख सकते हैं कि किसान द्वारा जब फसल उत्पादन किया जाता है तो उसका जो दूसरा चरण होता है मिट्टी तैयार करने के बाद में वह बुआई कहलाता है। जब बीज बोता है, बीज बोने की तैयारी करता है, जब वह बीज बोने लगता है तो उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बुआई कहते हैं। अब लेकिन जब वो बीज बो रहा है, बुआई कर रहा है, तो वो बीजों का क्या करता है, स्वास्थ्य का चयन करता है। अब वो स्वास्थ्य का चयन कैसे करता है, जैसे कि आपको पहले ही पढ़ा दिया गया था कि पानी की बाल्टी लीजिए, उसमें कुछ मूंग के बीज लेते हैं और हम उस पानी की बाल्टी के अंदर डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई पानी की बाल्टी ले ली और उसके अंदर हमने क्या किए, मूंग के बीज डाल दिए। कुछ बीज तो क्या होते हैं कि नीचे बैठ जाते हैं, जबकि कुछ बीज जो होते हैं पानी की सतह के ऊपर ही तैरने लगते हैं। तो किसान क्या करता है कि जो बीज पानी की सतह पर तैर रहे होते हैं उनको वह अलग कर देता है, क्योंकि वो बीज क्या होते हैं, क्षतिग्रस्त होते हैं, और वो जो बीज होते हैं खोखले होते हैं, और उन बीजों को क्या कहा जाता है, अस्वस्थ बीज कहा जाता है। जबकि जो कुछ बीज जो नीचे बैठ गए थे वो क्या होते हैं, स्वस्थ होते हैं। तो किसान क्या करता है, ऐसे ही बीजों का चयन करता है उत्तम स्वास्थ्य के, कि क्षतिग्रस्त जो खोखले बीज हैं उनको अलग कर देता है और जो नीचे स्वस्थ बीज बचे उनको अलग कर देता है। तो ये जो सभी प्रक्रिया है बीज बोने से, बीज बोते हैं उससे पहले की जाती है, और फिर बाद में बीज जो बोया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, बुआई कहते हैं। तो बुआई के अंतर्गत आप ये सब भाषा लिख सकते हैं।
अगला हमारे पास में निराई आता है। तो देखिए निराई आपने कहाँ पर पढ़ा था, निराई हमने पढ़ा था खरपतवार के अंदर। मैंने आपको बताया था कि जब हम फसल उगाते हैं तो फसल उगाने के साथ साथ जैसे फसल बड़ी होती है, विकास होता है फसल का, तो फसल के साथ साथ क्या होता है कि कुछ अनावश्यक पौधे उग जाते हैं। जैसे अपने पास में कोई फसल उगा रखी है हमने और उसके साथ साथ छोटे छोटे पौधे क्या होते हैं, उग जाते हैं। और वो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अपना ये पौधा बढ़ रहा है, इधर वाला पौधा हमारा जो मेन पौधा है वो बढ़ता जाता है, लेकिन यहाँ पर जब छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं तो ये क्या करते हैं, इस पौधे को बढ़ने नहीं देते हैं। इस पौधे में ये क्या करते हैं, बाधा डालते हैं, जिससे पर्याप्त मात्रा में इस पौधे को क्या होता है, पोषक पदार्थ नहीं मिल पाता है। और जब किसी को पोषक पदार्थ नहीं मिल पाता है तो वह पूरी तरह से अपनी वृद्धि नहीं कर पाता है। तो ये सब जो होता है वह खरपतवार कहलाता है। यानी फसल उगने के साथ साथ जो कुछ अनावश्यक पौधे होते हैं, अनावश्यक पौधे होते हैं जो फसल के साथ उग जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। तो क्या होता है, इस खरपतवार से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, निराई करना चाहिए, यानी समय समय पर उसको काट देना चाहिए। तो निराई का मतलब यही होता है कि जो फसल के साथ उगने वाले अनावश्यक पौधे हैं उनको काटना ही क्या कहलाता है, निराई कहलाता है। जो निराई है वह काट कर भी की जाती है या फिर खरपतवार नाशी का उपयोग करके भी की जाती है। यहाँ पर जो अपने साथ फसल के पौधे के साथ जो खरपतवार उग रही हैं उनको जो हम हैं खरपतवार नाशी का उपयोग कर सकते हैं। जो खरपतवार नाशी वो क्या होती है, ये रसायन होते हैं जो कि खरपतवार को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं, लेकिन जो फसल होती है उसको कोई नुकसान ये नहीं पहुँचाते हैं। तो ये सब किसके अंदर आता है, खरपतवार यानी निराई के अंदर ये आता है। इसके बाद आती है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग का मतलब अपने लास्ट के अंदर जो 7वां चरण था, 6ठा चरण जो कटाई के बाद में था, क्या पढ़ा था थ्रेसिंग की, जब हम अनाज के दाने निकाल रहे थे तो अनाज के दानों को भूसे से अलग करना, अनाज के दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। अब जो थ्रेसिंग की विधि है वो 2 प्रकार से अपनाई जाती है। या तो हम अनाज के दानों को भूसे से अलग करते हैं तो हाथ से फटका करके कर सकते हैं, या फिर एक कंबाइन मशीन आती है उसके द्वारा जो हम क्या कर सकते हैं, अनाज के दानों को भूसे से अलग कर सकते हैं। तो थ्रेसिंग के कितने साधन होते हैं, 2 साधन होते हैं। या तो हम उसको हाथ से फटका करके कर सकते हैं या फिर हम उसको कंबाइन मशीन के द्वारा फटका करके कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो प्रश्नों के उत्तर है वो अच्छे से समझ आए होंगे। अगला जो प्रश्न है 5वां, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक जो है खाद से किस प्रकार भिन्न है। उर्वरक जो है खाद से किस प्रकार भिन्न है का मतलब यह कैसे अलग है खाद से, उर्वरक और खाद में क्या अंतर है। तो देखिए सबसे पहले हम खाद लिख देते हैं, फिर एक साइड में क्या लिख देते हैं, उर्वरक लिख देते हैं, और बीच में हम क्या करते हैं, लाइन खींच देते हैं। सबसे पहले हम बात करें खाद की, तो खाद क्या होती है, एक प्राकृतिक पदार्थ है जो हमें किससे मिल रहा है, पौधों और जंतुओं के अपशिष्ट से मिलता है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है, जबकि उर्वरक क्या एक कृत्रिम पदार्थ है। कृत्रिम क्यों है, क्योंकि ये फैक्ट्रियों के अंदर बनाया जाता है, मानव द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। तो जब भी कहीं पर भी कृत्रिम का नाम लिखा हुआ जाता है तो उसका मतलब यही होता है कि वह जो निर्माण है मानव के द्वारा किया जा रहा है। तो देखिए खाद क्या होती है, प्राकृतिक होती है, और उर्वरक क्या होती है, कृत्रिम होती है। एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर, खाद जो है पौधे एवं जंतुओं के अपशिष्ट से प्राप्त होती है। बिल्कुल सही बात है। खाद जो होती है पौधों और जंतुओं के अपशिष्ट, जंतुओं का जो मल आता है वह क्या होता है, धीरे धीरे किस में बदलता है, कार्बनिक खाद में बदलने लग जाता है, जैसे ही उसका कोई जीवाणु अपघटन करते हैं। जबकि उर्वरक जो होता है मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है, और उर्वरक का उत्पादन कहाँ पर किया जाता है, फैक्ट्रियों में किया जाता है। यह कोई कार्बनिक खाद से नहीं बनता है। खाद कहाँ पर बनाई जाती है, खेतों में बनाई जाती है, जबकि उर्वरक कहाँ होती है, फैक्ट्रियों में बनाई जाती है। खाद से मिट्टी को ह्यूमस की मात्रा अधिक प्राप्त होती है, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस की मात्रा प्राप्त नहीं होती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि खाद में ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है। ह्यूमस क्या होता है, एक पोषक पदार्थ होता है जो क्या करता है, पौधे को वृद्धि करवाता है। तो खाद में क्या होता है, एक अच्छा पोषक पदार्थ होता है ह्यूमस, जो पौधे की वृद्धि करवाने में एक अच्छा लाभकारी होता है। तो खाद में ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है, जबकि उर्वरक में ह्यूमस की मात्रा का अभाव होता है। पाई तो जाती है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है।
खाद में उर्वरक की तुलना में पोषक तत्व क्या होते हैं, कम होते हैं। उर्वरक में खाद की तुलना में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस तथा पोटेशियम अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये एक रसायन के द्वारा बनाई जाती है, इसलिए इसके अंतर्गत क्या होता है कि बाहरी जो रसायन है वो मिला दिए जाते हैं, जिससे कि क्या कि पौधे की वृद्धि जल्दी हो सके। लेकिन तुलनात्मक रूप से अगर अंतर देखा जाए तो खाद सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि उर्वरक के अंदर रासायनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं जो उस पौधे की वृद्धि तो करवा देते हैं, लेकिन जो मिट्टी की पोषक तत्वों की क्षमता होती है, मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता होती है, उसको नष्ट कर देते हैं। जबकि जो खाद है वह पौधे की तो वृद्धि कर ही रहा है प्राकृतिक तरीके से, और मिट्टी को कोई प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता। तो हम इसी अंतर के आधार पर यह कह सकते हैं कि जो खाद और उर्वरक है उनमें सबसे अच्छी जो है खाद मानी जाती है। अगला क्या प्रश्न है, सिंचाई किसे कहते हैं, जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, मुझे शायद उत्तर बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपने पूरा पाठ पहले ही पढ़ लिया है। तो बताइए सिंचाई किसे कहते हैं। तो देखिए, सिंचाई किसे कहते हैं, फसल को समय समय पर पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। पौधे जो होते हैं जब उनको पानी देते हैं जिससे कि वो अच्छे से वृद्धि कर सके, वही प्रक्रिया सिंचाई कहलाती है। तो पौधों को समय समय पर पानी देना सिंचाई कहलाता है। अगला है जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन। तो हमें यहाँ पर सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन करना है, साधनों का वर्णन नहीं करना। साधन मैंने आपको बता दिए थे 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है परंपरागत साधन और एक होते हैं आधुनिक साधन। ये साधन हैं, विधियां अलग होती हैं, आप कंफ्यूज नहीं हो। परंपरागत साधन में हम चड़स, रहेट, डेकली और मोट पढ़े थे, और आधुनिक साधन में हमने मोटर पंप, डीजल पंप, विद्युत पंप आदि पढ़े थे। ये साधन होते हैं, जबकि जो विधियां होती हैं अपने पास में 2 ही होती हैं। एक तो होती है छिड़काव तंत्र, एक होती है अपने पास में ड्रिप तंत्र। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं कि सिंचाई की 2 विधियां होती हैं, ऐसे ही आप चार्ट बना सकते हैं। एक होती है छिड़काव तंत्र, एक होती है ड्रिप तंत्र। सबसे पहले आप क्या करते हैं, छिड़काव तंत्र का वर्णन करते हैं। छिड़काव तंत्र में आप क्या लिखेंगे कि इस विधि का उपयोग किसके लिए किया जाता है, असमतल भूमि के लिए। जो भूमि समतल नहीं है उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो क्योंकि इसमें क्या होता है, छिड़काव में एक पाइप लगा दिया जाता है लोहे का और उसके ऊपर नोजल लगा दिया जाता है और वो चारों तरफ घूम करके पानी देता रहता है फसलों को। अगर मान लीजिए कोई फसल जो है थोड़ी सी चढ़ाई पर है तो वहाँ पर भी पाइप अपन आसानी से लगा सकते हैं, और वो भी क्या करता है, नोजल जो होता है पानी देता रहता है। तो देखिए, जहाँ जल की उपलब्धता कम होती है वहाँ इस विधि का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। जैसे कि कोई खेत में पूरी तरह से पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पा रहा तो पानी फुहारे की सहायता से फसल को दे दिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि इस पद्धति में नलों के ऊपरी सिरे पर घूमने वाले क्या लगा दिया जाता है, नोजल लगा दिया जाता है, जिससे कि वो घूमते रहते हैं, फसल को पानी देते रहते हैं। और ये जो नोजल का जो कनेक्शन होता है वह मुख्य पाइप जो होता है जहाँ से पानी आ रहा है वहाँ से होता है, और फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, पौधों पर इसका छिड़काव किया जाता है। तो छिड़काव तंत्र का मतलब क्या हो गया, यह असमतल भूमि के लिए उपयोग में ली जाती है, और इसकी जो सिंचाई है फव्वारों के द्वारा की जाती है। यह क्या करता है, एक नल होता है जिसके ऊपर नोजल लगा दिया जाता है और वह नोजल क्या करता है, घूम करके पौधों को पानी देता रहता है। तो यह हो गई छिड़काव तंत्र पहली विधि। दूसरी जो विधि होती है वो होती है ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र में क्या होता है कि देखो बूंद बूंद सिंचाई की जाती है और मुख्यतः यह समतल भूमि के लिए उपयोग में ली जाती है। जैसे कोई समतल भूमि है तो वहाँ पर पाइपलाइन बिछा दी जाती है, उसके बीच में छेद कर देते हैं जिससे पौधों को, फसलों को बहुत ही अच्छे तरीके से पानी मिल पाता है। असमतल भूमि में इसलिए उपयोग नहीं ली जाती क्योंकि जैसे मान लीजिए कहीं उबड़ खाबड़ है, कहीं थोड़ी सी भूमि सड़ रही है और उसको अपन क्या करें, इसको यूज ले ले तो पानी जो है उसका भाव पूरा ऊपर नहीं जा पाता है, पानी का भाव नीचे आ जाता है। इसलिए इसको समतल भूमि के अंतर्गत ही उपयोग में लेते हैं। क्या होती है, बूंद बूंद सिंचाई जाती है। ये जो पानी देती है वो जड़ों में जाता है सीधा, बिल्कुल, क्योंकि पाइप बिछा रहे हैं तो पाइप कहाँ तक बिछता है, पौधों के नीचे तक बिछता है और वहां से छेद कर दिया जाता है तो पानी सीधा किस में जाता है, वह जड़ों में जाता है। इस पौधों को बूंद बूंद करके जल की क्या होती है, प्राप्ति होती है। और इसमें एक सिस्टम होता है कि जल फालतू नहीं बहता है। जैसे हमने पानी की मुख्य पाइप से
पानी की लाइन चालू की तो कुछ 1 घंटे के लिए दे दिया, तो 1 घंटे में क्या हुआ, पानी जो है जड़ों तक पहुंच गया और हमें पता चल गया, पानी जड़ों तक पहुंच गया। जबकि फुहारे के अंदर थोड़ी सी कमी ये होती है कि हमें पूरी तरह से पर्याप्त मात्रा में पता नहीं चल पाता है कि जितने पौधे हैं क्या उनके सभी के अंदर जड़ में पानी चला गया। तो इसके अंदर आसानी से जो होता है पौधों में जो जड़ें होती हैं वहाँ पानी चला जाता है। तो सिंचाई की 2 विधियाँ हमने देख ली हैं, छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। अगर इन दोनों का अंतर करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं, एक तरफ हम लिखेंगे छिड़काव तंत्र, एक तरफ हम क्या लिखेंगे, ड्रिप तंत्र। छिड़काव तंत्र में हम क्या लिखेंगे, यह मुख्यतः असमतल भूमि के लिए उपयोग में ली जाती है, यह मुख्यतः समतल भूमि के लिए उपयोग में ली जाती है। इसमें फव्वारे के द्वारा सिंचाई की जाती है, इसके अंतर्गत क्या हो जाती है, बूंद बूंद सिंचाई की जाती है। बिल्कुल सही बात है, ये हमने 2 इसके अंतर कर लिए हैं। अब जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या है कि यदि गेहूं की खरीफ ऋतु में उगाया जाए, गेहूं की जो फसल होती है यदि उसको खरीफ ऋतु में उगाया जाता है, देखिए जो जलवायु जिस फसल को चाहिए उसमें ना उगा करके उसको दूसरी जलवायु में उगाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। तो देखिए खरीफ की फसल जो मुख्यतः होती है कहाँ पर उगाई जाती है, वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं गेहूं की फसल की, कि अगर गेहूं की फसल को खरीफ की फसल में उगाया जाए, उनको उल्टा कनेक्शन कर दिया जाए। जैसे मान लीजिए गेहूं की फसल में गेहूं है और खरीफ की फसल में धान मक्का है, तो गेहूं की जगह तो हम धान मक्का उगाए और धान मक्का की जगह हम क्या उगाए, गेहूं उगाए। तो देखिए खरीफ की जो फसल होती है मुख्यतः वर्षा ऋतु में बोई जाती है, क्योंकि गेहूं की फसल को बहुत कम नमी एवं तापमान की जरूरत होती है। वही बात यहाँ पर आ गई जलवायु की। अतः वर्षा ऋतु में अधिकांश खेतों में जल भरा रहता है। इसके साथ ही वर्षा ऋतु है वह गर्मियों में आ जाती है। तो देखो सबसे मुख्य कारण क्या होता है, गेहूँ खरीफ की जो फसल होती है वह किस में उगाई जाती है, वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। और जो खरीफ की फसल होती है उसको पानी की ज़्यादा क्या होती है, आवश्यकता होती है। अब जब पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है तो पानी कब आता है, वर्षा ऋतु के अंतर्गत आता है। और वर्षा ऋतु के अंतर्गत अगर पानी ज़्यादा आता है तो फसल क्या होती है, बहुत अच्छे से विकास करती है। जबकि जो गेहूं की फसल होती है उसको पानी की नमी की क्या होती है, थोड़ी सी कम मात्रा की जरूरत होती है। जो गेहूं की फसल होती है उसको बहुत ही कम नमी की तापमान की जरूरत होती है, जिससे क्या करती है अगर उसको शीत ऋतु में उगाते हैं तो वह आसानी से उग जाती है। तो इसका जो मुख्य अंतर क्या हो गया, गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु की फसल में उगाया जाएगा तो फसल पर जलवायु के कारण विभिन्न रूप से प्रभाव पड़ेगा। कहने का मतलब जो गेहूं है वह जो होती है कम नमी और तापमान की जलवायु के अंतर्गत उगाई जाती है, जबकि जो खरीफ की फसल होती है वह अधिक नमी और तापमान के अंतर्गत उगाई जाती है। जैसे कि खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में उगाई जाती है तो वर्षा होती रहती है, नमी जो होती है ज़्यादा रहती है, पानी की जो पूर्ति होती रहती है खरीफ की फसल को, जिससे पौधा अच्छे से वृद्धि कर सकता है। अतः गर्मियों में तापमान भी क्या होता है, बहुत अधिक होता है, इसलिए गेहूँ की फसल को खरीफ ऋतु में नहीं उगाया जा सकता, क्योंकि अधिक तापमान तथा खेतों में भरे हुए पानी के कारण पौधे बहुत ही कम उगेंगे। तो बिल्कुल सही बात है कि अगर गेहूं की फसल को वर्षा ऋतु के अंतर्गत उगा देंगे तो क्या होगा, वर्षा ऋतु के अंदर बरसात आएगी, बरसात आएगी तो जलवायु विभिन्नता क्या होगी, बढ़ती जाएगी, तापमान क्या होगा, कम होता जाएगा, जिससे क्या होगा जो फसल है वह पूरी तरह से नहीं बढ़ पाएगी, पौधे नीचे गिर जाएंगे, फसल को अधिक मात्रा में पानी मिलेगा तो पौधे गलने की संभावना तक चले जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो गेहूं की फसल है उसको खरीफ की फसल में नहीं उगा सकते हैं, और जो खरीफ की फसल है उसको हम गेहूं की फसल में नहीं उगा सकते हैं। इसका एक समरूप आकार मैं आपको बता देता हूं कि जो गेहूं की फसल होती है उसको कम नमी की आवश्यकता होती है, कम तापमान की आवश्यकता होती है, जबकि खरीफ की फसल को अधिक नमी और अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। जैसे कि खरीफ की जो फसल होती है वर्षा ऋतु के अंतर्गत उगाई जाती है, क्योंकि उस समय वर्षा ज़्यादा होती है, जिससे कि जो पौधा है वो आसानी से वृद्धि करता है खरीफ की फसल का। जबकि जो गेहूं की फसल होती है अगर वर्षा ऋतु में उगा दी जाए तो खेतों में पानी भरा रहता है, जिससे जो फसल हो जाती है वो खराब हो जाती है। तो आपने कई बार सुना होगा, तो किसान कहते हैं कि आज जो बारिश हुई है हमारे लिए ख़राब हुई है, क्योंकि हमारे फसलों के क्या कर दी है, नुकसान कर दी है। तो ऐसे ही जलवायु के कारण ये अंतर हमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न क्या है, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए खेत में अगर हम लगातार फसल उगा रहे हैं तो मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा है, खाद से अगर हम खेत में लगातार फसल उगाते हैं तो मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं वो बने रहते हैं, जबकि अगर हम उर्वरक से फसल उगाते हैं तो खाद में जो पोषक तत्वों की कमी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो देखिए
खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या होता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पौधे विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व कहते हैं मिट्टी से प्राप्त करते हैं, लेकिन लगातार फसल उगाने से क्या होता है, मिट्टी में जो पोषक तत्वों की मात्रा है वह कम हो जाती है। मिट्टी ही उन पोषक तत्वों को क्या कर लेती है, अवशोषण कर लेती है। और लगातार अवशोषण जैसे जैसे मिट्टी करती रहती है तो उन पोषक तत्वों में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और मिट्टी की उर्वरक क्षमता क्या है, पहले से कम होती है, लेकिन और भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अतः उर्वरक शक्ति की कमी के कारण से जो पौधे उगेंगे या तो वह अल्प विकसित होंगे या उगने के पश्चात वह मर जाएंगे, जिससे कि फसल बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। अतः खेत में लगातार फसल उगाना उचित नहीं है। जैसे कि हम मानते हैं, एक उदाहरण लेते हैं कि एक खेत है, अगर हम उसमें लगातार 6 महीने 12 महीने अगले वर्ष तक फसल उगा रहे हैं तो क्या होगा। तो सीधी सी बात है, जो मिट्टी में पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी हो जाती है खेत में लगातार फसल उगाने से। जो पौधा है अच्छे से वृद्धि नहीं कर पाता है, अगर वह पौधा उग भी रहा है तो वह बिल्कुल अल्प विकसित होता है, या फिर उगने के बाद में मृत हो जाता है, वो खराब हो जाता है। पूरी फसल क्या हो जाती है, धीरे धीरे खराब हो जाती है। हम क्या कह सकते हैं इस प्रश्न में कि खेत में लगातार फसल उगाने से क्या होता है, बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं उनमें कमी हो जाती है, उर्वरक क्षमता में कमी हो जाती है, पौधा अल्प विकसित होता है और फसल बिल्कुल भी क्या हो जाती है, सारी खराब हो जाती है, फसल बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहती है। अगला प्रश्न क्या है कि खरपतवार क्या है और हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, खरपतवार क्या है। तो देखिए, जैसा कि मैं आपको बताऊं, हमारे पास में एक खेत है और अगर इस खेत में कोई भी फसल उग रही है, मान लीजिए जिसके पौधे इतने बड़े बड़े हो चुके हैं, और इस पौधों के साथ अगर मान लीजिए कोई छोटे छोटे पौधे उग जाएं जिनका कोई काम नहीं होता है, सिर्फ फसल को खराब करना होता है। देखिए, जब किसान फसल में बीज बोता है, खाद डालता है, सिंचाई करता है, इतनी मेहनत करता है, उसके बाद जो फसल होती है वो उगना चालू होती है, और उसके साथ ही कुछ जो पौधे होते हैं छोटे छोटे उग जाते हैं, जो फसल को क्या करते हैं, भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाते हैं। तो फसल के साथ उगने वाले जो अनावश्यक पौधे हैं, कोई काम नहीं होता जिनका हमारे लिए, वो सिर्फ फसल को ही नुकसान पहुंचाते हैं। तो फसल के साथ उगने वाले जो अनावश्यक पौधे हैं उनको हम क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। खरपतवार किसे कहते हैं, फसल के साथ उगने वाले अनावश्यक पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। फिर आगे क्या पूछ रहा है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप चार्ट बना करके भी लिखना चाहें तो इसको आसानी से लिख सकते हैं। सबसे पहले हमने खरपतवार की परिभाषा लिख दी कि फसल उगाने के दौरान कई बार क्या होता है, अधिकांश पौधे फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, जो अनावश्यक होते हैं उन्हें हम खरपतवार कहते हैं। खरपतवार जो होता है क्या नुकसान पहुंचे, तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले खरपतवार की परिभाषा, फिर खरपतवार से हानि। हानि में क्या लिखेंगे कि खरपतवार जो होता है पौधे को वृद्धि अच्छे से नहीं करने देता है, पर्याप्त मात्रा में पोषक पदार्थ उस तक नहीं पहुंचने देता है, जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है वह स्वयं ले लेता है, लेकिन उसकी जड़ों तक जो होता है वह नहीं पहुंचने देता है, जिससे क्या होती है, फसल की वृद्धि नहीं होती है। फिर आप क्या लिखेंगे, खरपतवार से बचने के उपाय। पहले खरपतवार की परिभाषा लिखी, उसके बाद खरपतवार से हानि लिखी, फिर हम क्या लिखते हैं, खरपतवार से बचने का उपाय, इसको नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो पहला उपाय कि समय समय पर हमें निराई कर देनी चाहिए। निराई का मतलब समय समय पर हमें खरपतवार को ही काट देना चाहिए, जिससे कि पोषक पदार्थ जो हमारी फसल को आसानी से मिल सके। या फिर हमें खरपतवार नाशी का उपयोग करना चाहिए। खरपतवार नाशी क्या होती है, खरपतवार नाशी जो होती है उसमें रसायन मिलाए जाते हैं, और वो रसायन होते हैं वो उनका जो छिड़काव होता है, जैसे पानी दे रहे हैं तो नोजल के द्वारा पानी पहुंचता है, तो ऐसे ही क्या कर दिया जाता है, उस पानी के अंदर खरपतवार नाशी जो रसायन होते हैं वो मिला दिया जाता है, तो नोजल की सहायता से क्या होता है, फसल तक पहुंच जाते हैं। और जो खरपतवार उग रही है फसल के साथ, अनावश्यक जो पौधे उग रहे हैं वो उनको क्या कर देते हैं, नष्ट कर देता है। जो खरपतवार नाशी होती है वो उनको क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। तो समय समय पर हमें निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए। इसके साथ हमें खरपतवार नाशी का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि जो क्या होती है, फसल आसानी से उग जाए। देखिए अगला प्रश्न, निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। हमें यहाँ पर गन्ने की फसल उगाने का एक रेखा चित्र तैयार करना है कि सबसे पहले जो हमें गन्ने की फसल को कैसे उगा सकते हैं। तो देखिए, फसल को उगाने के लिए हमने पहले ही पढ़ा है कि किसान जो है 7 चरणों को अपनाता है। 7 चरण में पहला चरण कौन सा होता है, मिट्टी को तैयार करना। तो सबसे पहले देखिए, मिट्टी को तैयार करना दे रखा है कि हमें, बिल्कुल ये दे रखा है। तो हमें क्या करना है, एक रेखा चित्र बनाना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, मिट्टी तैयार करना,
ठीक है। इसके बाद किसान क्या करता है, मिट्टी तैयार करने के बाद में क्या करता है, बीजों का चयन करता है। बीजों का चयन करता है तो बीजों का चयन, मिट्टी तैयार हो गई, उलट पुलट करके पॉली बना ली, उसके बाद में बीज डालता है और बीज डालने की प्रक्रिया को कहते हैं बुआई कहते हैं। तो बुआई है यहाँ पर। तो इसके बाद में क्या आता है, बुआई आता है। दूसरा हो गया, बुआई करने के बाद में किसान क्या करता है, खाद डालता है। फिर हम क्या करते हैं, खाद और उर्वरक डालते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, खाद देना, ठीक है। इसके बाद में क्या करता है, सिंचाई करता है किसान। तो अगला पॉइंट हमारे पास में क्या है, सिंचाई करना। तो हमने क्या लिख दिया, सिंचाई। इसके बाद किसान क्या करता है, पहला चरण में हमने मिट्टी तैयार की, दूसरे में हमने बुआई की, बीज डाले, तीसरे में हमने खाद उर्वरक डाला, चौथे में हमने क्या किया, सिंचाई कर दिया। अब पांचवें में हमने क्या करना है, हमारे पास में ये भी आ चुका, ये भी आ चुका। ये यहाँ पर पहले आएगा खेत की जुताई करना। खेत की जुताई मतलब मिट्टी को उलट पुलट करके पोली बनाना। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिट्टी तैयार करते हैं। मिट्टी तैयार करने के बाद हम खेत को क्या करते हैं, जुताई करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दोबारा से देख लीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया, मिट्टी को तैयार किया। तो पहला पॉइंट मिट्टी तैयार करना। दूसरा पॉइंट जो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, खेत की जुताई करना। खेत की जुताई मतलब मिट्टी को उलट पुलट करके पोली बनाना। जैसे मिट्टी को उलट पुलट करके पोली बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। फिर उसके अंदर क्या डाले जाते हैं, बीज डाले जाते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, बुआई करना कहते हैं। बुआई करना हो गया। उसके बाद में क्या डालते हैं, उसमें खाद उर्वरक डालते हैं। तो हम फिर क्या लिखेंगे, खाद डालना। फिर खाद उर्वरक डालने में हम क्या डालते हैं, सिंचाई डालते हैं, सिंचाई करते हैं। सिंचाई हमने कर दी। जैसे हमारी फसल क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है, उसके बाद हम उसकी क्या करते हैं, कटाई करते हैं। कटाई कर दी। फिर कटाई करने के बाद में हम उसको क्या करते हैं, चीनी मिल, यानी जो अपने पास में गन्ने की जो फसल होती है उसको हम किस में भेजते हैं, चीनी मिल, यानी कोई फैक्ट्री या भंडारण करने के लिए भेज देते हैं। तो लास्ट में क्या आएगा, चीनी मिल। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न, जो हमारा 10वां प्रश्न है वो यही था कि हम जो है इसको कैसे तैयार कर सकते हैं। तो देखिए निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। तो सबसे पहले क्या करना है, मिट्टी तैयार करना होता है। दूसरा क्या करना होता है, खेत की जुताई कीजिए आप। फिर तीसरा क्या होता है, बुआई कीजिए। चौथा क्या होगा, बुआई करने के बाद में क्या होगा, खाद दीजिए। खाद डालने के बाद में क्या होगा, सिंचाई करना है। जैसे सिंचाई हो गई, फसल पक गई, तो हमें क्या करना है, फसल को काटना है। और लास्ट में हमारा जो बताओ उसको क्या करना है, मिट्टी में, यानी वो जो मिल होती है, उसकी फैक्ट्री होती है भंडारण करने के लिए, वहाँ भेजते। तो सबसे पहले आप ये लिखेंगे, उसके बाद में दूसरा नंबर पर फिर ऐसे एरो लगा करके आप पूरा कंप्लीट एक रेखा चित्र तैयार कर लेंगे, जिससे कि आपका ये उत्तर पूरा हल हो जाएगा। अब हम देखते हैं जो हमारा 11वां प्रश्न है वो क्या कहता है। जो 11वां प्रश्न है वो ये बोल रहा है कि नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए। जैसे कि यहाँ पर पहेली का नाम दिया गया है, तो इस पहेली के रूप में हमें एक रेखा चित्र जो है प्रश्न में दिया गया है। इस ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं कुछ हमें लाइनें दे रखी हैं, उनके अनुरूप हमें इस पहेली को पूरा करना है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे ऊपर से नीचे। देखिए तो ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं और ये बात कर रहे हैं बाएं से दाएं। तो बाएं से दाएं देखिए ये जा रहे हैं। तो हमें सबसे पहले ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं फिर इसको करना है। तो सबसे पहले देखिए ऊपर से नीचे में जो नंबर दे रखा है वो हमें इसमें शो कर रहा है और उसी के अनुरूप हमें इसको यहाँ पर फिल करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऊपर से नीचे की ओर। तो ऊपर से नीचे में देखिए हमें सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका। तो पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट में ये रहा, ऊपर से नीचे आएगा, दाएं से बाएं नहीं चलना है या बाएं से दाएं नहीं चलना है, हमें चलना है सिर्फ ऊपर से नीचे। तो देखिए ऊपर से नीचे में सिंचाई का एक पारंपरिक जो तरीका वो क्या दे रखा है, शुरू का स्टार्ट रह। तो सिंचाई के पारंपरिक तरीका कौन कौन से थे, चड़स, रहेट, डेकली और मोड़, जिसमें अपने पास में शुरू का वर्ड यहाँ क्या दे रखा है, रह। तो ये क्या आ गया, रहेट। तो पहला उत्तर क्या हो गया, सिंचाई का पारंपरिक तरीका में रहेट। बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना क्या कहलाता है। अगर कोई पालतू पशु पालता है और उनकी देखभाल करता है, उनका सब कुछ कार्य करता है पशुओं की, तो वह कहलाता है पशुपालन। दूसरा हमें देखना है ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे में पै सुआई गया, पा ले और ने, तो हमारा उत्तर क्या हो गया, पशुपालन। अगला है फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। ऊपर से नीचे देखना है तीसरे पॉइंट में। तो क्या होती है वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल, खरीफ। तो खैरीफ है। हम इससे अनुमान लगा सकते हैं, जो हमें वर्ड दिए गए हैं ना, इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा उत्तर वास्तव में क्या होगा। अगला है फसल पक जाने के बाद में काटना। तो फसल पक जाने के बाद में उसको क्या करते हैं, काटते हैं। तो काटने को क्या कहते हैं, कटाई। तो देखिए
कटाई चट्टे में ऊपर से नीचे कर दिया। अब हम चलते हैं हमारे बाएं से दाएं की ओर। ऊपर से नीचे हमारे सारे प्रश्न सोल्व हो चुके हैं। अगले हैं बाई से दाई, यानी बाई से दाई ओर। पहला है शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें कौन सी होती है। देखिए पहला बाई से दाई में रबी की फसल होती है, हो गया पूरा। एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, जैसा कि आपको पहले ही बताया था, तब एक ही प्रकार के किस्म के पौधे पैमाने पर उगाए जाते हैं तो वे उन्हें फसल कहते हैं। तो चौथा है बाएं से दाएं। तो चौथा देखो बाएं से दाएं फे और लिख रखा है, तो हमने क्या कर दिया फसल। एक ही अक्सर लिखने से हमारा उत्तर पूरा हुआ है। रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं क्या होते हैं, उर्वरक कहलाते हैं। पांचवें में देखिए वह लिख रखा है कि उर्वरक हमारे पास में उत्तर हो चुका है। अगला है खरपतवार हटाने की प्रक्रिया। तो खरपतवार हटाने की प्रक्रिया 7 दे रखा है, बाएं से दाएं ऊपर से नीचे नहीं है। तो निराई होती है, खरपतवार हटाते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारी ये पहली पूरी होती है और इसी के साथ हमारा इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर है वो पूरे होते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पूरा पाठ और पूरे पाठ के प्रश्न उत्तर आपको समझ आए होंगे। धन्यवाद।